और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हम लोग बुक का सेशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 12th में जितने भी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आपकी जो बुक का नाम है वो है रेनबो पार्ट 2, ठीक है, रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है। रेनबो पार्ट 2 का ये कौन सा चैप्टर है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या कहेंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन मीन्स क्या होगा, भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स होगा और कल्चर मीन्स होगा संस्कृति। तो चैप्टर का नाम हो जाएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। आज हम लोग भारत की अतीत के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वह यूरोप की सभ्यता से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो आज हम डिफरेंस जानने वाले हैं। क्या, किस चीज का डिफरेंस जानने वाले हैं, दो सभ्यताओं के जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो डिफरेंसेस हैं, कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो है, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन फार बेटर है किससे, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। अच्छा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे फ्रांस की सभ्यता हो गई, जैसे आपकी जर्मनी की सभ्यता हो गई, ठीक है, जैसे आपकी रूस की सभ्यता हो गई, ब्रिटेन की सभ्यता हो गई, तो ये सब आपके यूरोपियन कंट्री हैं। तो यूरोपियन कंट्री के बारे में वहाँ की क्या परंपरा है, वहाँ की क्या सभ्यता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली इस चैप्टर को जो लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये हमारे गांधी जी का पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। शॉर्ट में इनको एम के गांधी के नाम से जाना जाता है। एम के गांधी, एम महात्मा, के करमचंद और गांधी। तो आप एक बात याद रखेंगे कि सबसे पहले गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास। मोहनदास किसके बचपन का नाम था, गांधी जी के बचपन का नाम था। जैसे बुद्ध के बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ था ना, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम सिद्धार्थ। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, मोहनदास। और इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। अच्छा, आप देखेंगे ना कि गुजरात जो है ना, इनमें गुजरात में इनका जो जन्म हुआ था, तो गुजरात में एक परंपरा है कि वहां पे बेटे के नाम के साथ साथ पिता के नाम को भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को लेंगे, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, तो इसमें कई लोगों का नाम है, उनका नाम है, उनके दादाजी का नाम है, उनके बाबा का नाम है, बाबा नहीं पिताजी का नाम है, पापा का नाम है। इसी तरह से करमचंद गांधी कौन है, महात्मा गांधी के पिताजी। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी। अच्छा, इनके माता का नाम है पुतली बाई। क्या नाम है, पुतली बाई। पुतली बाई कौन है बताइए, पुतली बाई। तो पुतली बाई हैं इनकी माता जी, ठीक है, इनकी माता जी हैं। और इनका जो जन्म हुआ 1869 में। कब हुआ, 1869। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 1869 में हुआ। अब पुतली बाई इनकी माता जी है, जो महात्मा गांधी को जन्म दी 1869 में। अब डेट की अगर हम बात करें कि किस डेट को जन्म हुआ था, क्योंकि ये हमारे जो बापू है ना, ये बहुत ही हमारे देश के लिए भारत रत्न है। इनके देख रेख में ही भारत स्वतंत्र हुआ। और आज भी आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग गांधी जी की बुराई करते हैं, बहुत सारे लोग, बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने इस देश के लिए संपूर्ण जीवन का 9 साल जेल में बिताया था। और फिर भी आज भी ये दुनिया महात्मा गांधी को क्या करती है, गाली देती है, अपशब्द बोलती है। तो ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ने वाली है। आप किसी के लिए कितना भी कर दीजिए, लेकिन एक गलती आप जिस दिन कर दीजिएगा ना, आपका सारा गुण एक तरफ और वह एक अवगुण आपके सारे गुणों को क्या कर देगा, ढक देगा। वही हुआ किसके साथ, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ। अच्छा, इनकी गलती क्या थी, कुछ लोगों की मान्यता है कि गांधी जी के चलते हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा को लेकर के भी लोग गांधी जी को गलत सलत बोलते हैं। भगत सिंह की जो फांसी हुई उसका भी जिम्मेदार गांधी जी को ठहराते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि लोगों को एक मसाला चाहिए होता है, कहीं से मसाला मिल जाए
बस तड़का मार दे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। सेकेंड क्या? अक्टूबर, 2 अक्टूबर, और वो सन था 1869। सुनिए, 1869 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका गुजरात में। अरे बाबू सुनिए ना, ध्यान से सुनिए, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। हल्ला नहीं करना, फिर बोल रहे हैं सर। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और गुजरात के कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, आपको बता दें इनके पिताजी पेशे से दीवान थे। और आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी मरे नहीं, मारे गए थे। मरे नहीं थे, मारे गए थे। आप याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रखना है, 30 जनवरी 1948। ये 1940 आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको डेट भी दिया है, 30 जनवरी 1948। किसने मार दिया? नथुराम गोडसे ने। नथुराम गोडसे का मान्यता था कि महात्मा गांधी के चलते हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अच्छा, उसको ये नहीं दिख रहा था कि हम पे पहले अंग्रेजों ने राज किया, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारी जो आंतरिक जो क्या था, आंतरिक जो शांति थी, वो जाति पाति धर्म मजहब के कारण जो है ना एकदम भंग हो गया था। सारे लोग आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीजें जो है हमारे देश के अंदर जो है ना ये जहर पनप रहा था। तो महात्मा गांधी कहे कि एक तो हम लोग अंग्रेजों से लड़ लड़ के थके हैं, और पुनः इस देश को आजाद करने में हर धर्म जाति मजहब के लोगों का क्या है? योगदान है। जैसे इस देश को आजाद करने में डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बहुत सारे हर धर्म के लोग देश को आजाद किए। तो वो नहीं चाहते थे कि पुनः देश में पहले अंग्रेजों से हम लोग लड़े और आपस में अब लड़े, इसलिए उन्होंने देश का विभाजन कर दिया। बात समझ में आ रही है? और आपको बता दें कि लोकप्रियता से, प्यार से, लोकप्रियता से, पॉपुलरली का अर्थ होता है लोकप्रियता से, नॉन मतलब इनको जाना जाता था एज बापू, बापू के नाम से, अथवा साथ ही साथ द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन मीन्स क्या होता है? फादर ऑफ द नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, और फादर मीन्स पिता। तो किसे बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को हम लोग बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे। ये पॉलिटिशियन नहीं थे। पॉलिटिशियन लोग हमेशा झूठ साच बोलते रहते हैं, झूठ साच बोलते रहते हैं। अभी आपसे वादा करेंगे, बहुत सारा वादा करेंगे, और जीतने के बाद वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये पॉलिटिशियन की पॉलिसी होती है। लेकिन जो धार्मिक, आध्यात्मिक, जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जो धार्मिक नेता होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, आध्यात्मिक नेता होता है, जो आपसे एकदम जुड़ा हुआ है, आपसे कदम से कदम मिला करके चलता है। आपको बता दें कोरोना से भी खतरनाक एक बीमारी आई थी गांधी जी के समय, जिसका नाम था प्लेग। और उस प्लेग नामक बीमारी में गांधी जी लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा किए, अपने जान की फिक्र नहीं किए। तो ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आज भी लोग गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी को अजीबोगरीब बात कहते हैं। तो ये पॉलिटिशियन नहीं थे, फेंकने वाले नेता नहीं थे। ये एक धार्मिक, आध्यात्मिक प्रकृति के नेता थे। आध्यात्मिक नेता ये अधिक थे, और राजनैतिक नेता कम थे। राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। बात समझ रहे हैं ना? ये विश्वास करते थे लोगों की सेवा में, कि सेवा ही मेवा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सेवा ही क्या है? मेवा है। अगर आप समाज में रह करके लोगों का सेवा करते हैं, अगर लोगों पर आप दया करते हैं, तो वही लोग एक दिन आपको याद रखेंगे। अगर आप समाज में किसी का भला करते हैं, तो आपको बता दें आपका लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये साइंस भी कहता है कि अगर याद जो है ना, अगर दया का उल्टा कीजिएगा तो याद हो जाएगा, और भला का उल्टा कीजिएगा तो लाभ हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। तो गांधी जी ने कहा कि आपको याद कोई क्यों रखेगा? आपको कोई याद तभी रखेगा जब आप दूसरे पे दया करेंगे। आप केवल स्वयं के लिए जी रहे हैं, तो आपको क्यों कोई याद रखेगा? आप अपना ही महल और अपनी ही गगनचुंबी इमारतें बनाने में लगे हुए हैं, तो आपको दूसरा कोई क्यों पूछेगा भाई? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब यहां पे समझिए कि अगर आप किसी का भला कीजिएगा तो आपका लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और गांधी जी सेवा में विश्वास करते थे, सर्विस बेस्ट देते थे,
और यही कारण था कि सबके दिलों पे भी क्या करते थे, राज करते थे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हर एक व्यक्ति गांधी जी को अपना भगवान मानता था, एक रोल मॉडल मानता था। जैसे आपने केजीएफ मूवी देखा होगा ना, तो उसमें जैसे सब लोग रॉकी भाई को बहुत मानते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में रह करके लोगों की क्या करता है, बच बचाव करता है। ये गांधी जी अवतार के रूप में जो है उस समय आए हुए थे, जब सारा देश जो है, सारे मजदूर, कारीगर, बिजनेसमैन पैरों तले कुचले जाते थे, अंग्रेजों के कूड़े बरसाए जाते थे, महिलाओं से 18 घंटा काम करवाया जाता था, मजदूरी नहीं दिया जाता था। समझ रहे हैं ना, उस समय ये गांधी मुफ्त में उन लोगों का वकालत किए, क्योंकि ये पेशे से एक वकील थे। और आज भी दुनिया ये क्या करती है, गांधी को दोषी ठहराती है। तो किसको छोड़ेगी जब माता सीता को ये दुनिया नहीं छोड़ी, महात्मा गांधी को ये दुनिया नहीं छोड़ी? आपको क्या लगता है, आपको बकस देगी? नहीं बकसने वाली है आपको। एक बात समझ लीजिए, इन्होंने सफलतापूर्वक जो है प्रयोग किया सत्य का, और साथ ही साथ नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा का। एक ये ऐसे नेता थे जिनको हिंसा पसंद नहीं थी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वायलेंस लाइक्स मी बट आई डिसलाइक वायलेंस। रॉकी भाई क्या कहता है कि हिंसा हिंसा हिंसा, हिंसा मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं हिंसा को ना पसंद करता हूं। बात समझ रहे हैं कि इस दुनिया में आप लड़ने जाएंगे ना, कदम कदम पे आपको लड़ाकू मिल जाएंगे। एक गाना भी आप सुने होंगे, हर कदम पे कोई कातिल है, कहां जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए कोई। तो आप लड़ेंगे तो हर जगह आपको लड़ने वाले लोग मिल जाएंगे। इस दुनिया में अपने आप को बचाना भी है, और अपने मुकाम को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान भी कर देना है। जो गांधी के सपनों का जो भारत था, वो ये भारत था जहां पे हर धर्म जाति के लोग शांतिपूर्वक, जिस तरह से लोग होली मनाते हैं उसी तरह से लोग ईद भी मनाए, और हर दिन जो है जश्न के समान हो, ऐसे लगे कि डेली आप दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या उस गांधी के सपने को आज ये भारत साकार कर रहा है, तार तार कर रहा है। हर दिन आप देखेंगे न्यूज़पेपर अखबारों में, हर दिन आप देखेंगे यहां लड़ाई वहां लड़ाई, इसके बारे में बुरा भला, उसके बारे में, मतलब केवल जहर बोलने का काम है। देश के आंतरिक शांति को कैसे भंग किया जा सकता है? जितने ये पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ये जितने आपके रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, वो कभी शांति स्थापित की बात नहीं करेंगे। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और तुमने क्या किया, यही सब चलते रहता है देश के अंदर। तो आप सभी को ये सब बदलना पड़ेगा। मोनोपोली जो समाज में चल रहा है, एक दूसरे को भड़काने का मोनोपोली जो चल रहा है, जो जहर अंग्रेजों ने बोया और आज भी वो जहर पनप रहा है, इसे हम लोगों को हर एक अथक प्रयास करके इसको खत्म करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे समझिए, सफलतापूर्वक इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, और सत्य के साथ इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और इनके जो वेपन्स थे, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, इनके जो चीफ माने मुख्य, और वेपन्स मतलब हथियार जो थे, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने जो नीति अपनाया, वो कहा कि हम इनसे कभी भी बंदूक और तोपों से नहीं लड़ सकते हैं। सत्य के साथ अहिंसा के मार्ग पे चल करके ही हम भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो नीति अपनाई, वह था क्या? सत्य और अहिंसा। इनके मुख्य क्या थे? हथियार थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। आपको बता दें कि भारत में, इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया, जिस तरह से गांधी जी ने भारतवर्ष की सहायता की है, मदद की है, शायद ऐसा कोई नेता होगा, शायद ऐसा कोई भारत रत्न होगा, जितने समर्पित भाव से देश की इन्होंने सेवा की, उतना समर्पित भाव से कोई देश की सेवा करेगा। आपको बता दें कि भारत को आज जो स्वतंत्रता मिली है, वह गांधी जी की अपनी दिलाई हुई स्वतंत्रता है। भारत में तो अनेकों नेता थे उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, बहुत सारे नेता थे। लेकिन जो मॉनिटरिंग इन्होंने किया, अपने देख रेख में एक जो गति प्रदान की, उससे सारे नेता जो है इस चीज को मान गए कि सच में बापू में जो चीज है, आग लगा देते थे लोगों के अंदर। मतलब उनकी डेडिकेशन को देख करके लोग भी सोचते थे कि सच में ये इंसान के रूप में किसी अवतार का ही क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आपको बता दें कि 1915 ये जो सन देख रहे हैं, इस दिन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत को, ठीक है, लौट गए थे।
और ये जो डेट है ना, ये तो आपका सन दिया है, आपको मैं डेट भी बता देता हूं किस डेट को ये भारत आए थे। तो वह डेट था 9 जनवरी 1915। क्या था? 9 जनवरी 1915 आगमन है, ये भारत में आगमन है। यानी इससे पहले गांधी जी कहां थे? तो आपको बता दें कि जन्म 1869 में हुआ। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में, जब ये मैट्रिक में थे 13 वर्ष की उम्र में, तो इनकी शादी हो गई कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा इनकी पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है? हाँ, पहले बाल विवाह होता था। तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी शादी महज 13 वर्ष की उम्र में हो गई, जब महात्मा गांधी क्लास 10th के विद्यार्थी हुआ करते थे। तो आप देखेंगे तो ये 1869 और फिर 13 इयर्स जब आप ऐड करेंगे तो 1882 में इन्होंने, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये चले गए साउथ अफ्रीका। कहां चले गए? साउथ अफ्रीका। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई करने के लिए ये साउथ अफ्रीका चले गए और वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद 1891 में ये इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। कब गए? 1891। और 1819 में जब ये इंग्लैंड गए तो वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की तैयारी की। और इस लॉ की तैयारी का पुनः ये प्रैक्टिस किए कहां पे? साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद यहां पे एक व्यक्ति उनको मिले जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात गांधी जी की साउथ अफ्रीका में हुई। और उसके बाद इन्होंने देखा कि गांधी जी की जो सोच है और इनकी जो एक्टिविटी है, ये जरूर यह बंदा क्रांति ला सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि अगर मनुष्य ताकतवर बनना चाहता है तो समस्त ताकत जो है ना, हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो पुस्तक है या किसी की बायोग्राफी जो आप पढ़ते हैं तो देखते हैं जिंदगी में कितने चैलेंजेस को वो झेला होता है। तो दो क्रांतिकारी लोगों का बुक पढ़ने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया। और एक बुक था जो रस्किन पे आधारित था और दूसरा जो बुक था वो लियो टॉल्स्टॉय पे आधारित था। रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय ये दोनों क्रांतिकारी लोग थे। महात्मा गांधी ने इन दोनों लोग से प्रेरणा ली। पहला प्रेरणा रस्किन से लिया भूख हड़ताल का, और लियो टॉल्स्टॉय से लिया कि कभी भी अगर आप कोई क्रांति करते हैं तो कभी भी अनशन के जरिए, भूख हड़ताल के जरिए सरकार को घुटने पे आप ला सकते हैं। कभी भी आगलगी करके हिंसात्मक रूप से आप कभी भी सरकार को झुका नहीं सकते हैं। और यही नीति अपनाया महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। जब भी कहीं पे अगर कोई विवाद होता था, गांधी जी वहां पहुंचते थे तो वहां पे भूख हड़ताल के जरिए अपनी बातों को एग्री कराते थे। किससे? अंग्रेजों से। न कि लाठी डंडा बंदूक आगलगी इस तरह की चीजों को ये नहीं अपनाते थे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जो भारत में 1915 में आए, इन्होंने मरते दम मतलब क्या, 30 जनवरी 1948 तक इन्होंने संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, डोमिनेटेड कर दिया अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति में। अपने आप को भारतीय राजनीति में झोंक दिया। एकदम इन्होंने समर्पित कर दिया कि मैं जब तक जीऊंगा इस भारत देश के लिए जीऊंगा और जितना हो पाएगा वो सब कुछ मैं करूंगा इस भारत को सुंदर बनाने के लिए, इस भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, इस भारत को हर तरह से आगे ले जाऊंगा। ये इनका समर्पण था, ये इनका डेडिकेशन था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपनी हाथों से अपनी कहानी लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाता है, या जीवनी भी आप कह सकते हैं। और जब दूसरे की कथा गथा को कोई दूसरा व्यक्ति लिख देता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। यही क्या है? अंतर है। बायोग्राफी कोई दूसरा लिखता है, जैसे आसिया की कहानी है तो किसी और की जुबानी हो गई तो वो बायोग्राफी है। और आसिया ने अपना स्वयं से ही क्या किया? अपनी कहानी लिखा, तो वो क्या हो गया? बायोग्राफी हो गया। और उन्होंने अपने बुक का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जैसे कोई फिल्म बनता है ना, तो उस फिल्म की कोई नाम होती है कि नहीं होती है? ठीक वही जो डायरी इन्होंने लिखा, उस डायरी का नाम दिया सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आपको बता दें कि इन्होंने असंख्य ऐसे आर्टिकल्स लिखा, इन्होंने ऐसे मैगजीन्स लिखा इन्होंने
किसके लिए? यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया आर्टिकल्स का ही नाम था महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी जी ने जो आर्टिकल्स लिखा, उस आर्टिकल्स जो लिखा उन्होंने, उसका नाम क्या था? यंग इंडिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि यंग इंडिया किसकी मैगजीन्स थी? महात्मा गांधी की। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मोहनदास करमचंद गांधी की। पूछेगा विंग्स ऑफ फायर, तो आप याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी लिखा है, तो उसका नाम दिया गया है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम दिया गया? और इनका क्या नाम दिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, और ट्रूथ माने सत्य, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने जो भाषण दिया, इन्होंने जो लोगों को जो बात बताया, समय समय पर तरह तरह के जो भाषण इन्होंने दिया, डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो समारोह होते थे, वहां पे इन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण से यही पता चलता है कि वास्तव में जो महात्मा गांधी है वे सिर्फ एक अच्छे विचारक ही नहीं है, ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक सोच वाले ही व्यक्ति नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट, ये पवित्रता के, ये धर्म के, ये अध्यात्म के बहुत बड़े गुरु भी हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप ज्ञान ले सकते हैं। अगर उस ज्ञान को अपने समस्त जीवन में अगर आप उसका इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कठिनाइयां हैं वो आपके सामने जो है ना झुकने पे मजबूर हो जाएगी, घुटना टेक देगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने इंग्लैंड में भी पढ़ाई की, आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावेदार अंग्रेजी बहुत ही शानदार ढंग से बोलते थे। तो आप किसी व्यक्ति की इज्जत कब देते हैं? जब वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, हर तरह से डिसीजन जो ले, वह डिसीजन, उस डिसीजन को कोई काट न सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब खड़े होकर के बोलना स्टार्ट करते थे और कहीं गलती भी हो जाती थी, तो मजाल किसकी कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दे उनसे, इतनी उनके अंदर एबिलिटी थी। तो अपने अंदर भी वो चीजें क्रिएट कीजिए कि जहां आप खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो अंश देख रहे हैं ना, ये जो निम्नलिखित जो अंश देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसमें गांधी जी भारत की जो मजबूत नींव है, भारत की जो क्या है? मजबूत नींव है। एक वर्ड इसमें याद रखिएगा, साउंड। साउंड का सिनोनिम्स होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इस दोनों का अर्थ होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है, याद रखिएगा। और ये मजबूत सभ्यता की बात करते हैं, which has the successfully withstood the passage of time। भारत की एक ऐसी सभ्यता है जो समय के साथ चलती रही है, जबकि वेस्टर्न मीन्स क्या होता है बताइए? पश्चिमी। जबकि पश्चिमी जो सभ्यता है ना, जो पश्चिमी जो सभ्यता है, which has the tendency to privilege materiality, पश्चिमी सभ्यता का जो गुण है वह भौतिक चीजों की पूजा है, प्रिविलेज है, इसी में ये लिप्त रहता है। केवल साइंटिफिक चीजों का आविष्कार करने में, अंधाधुंध आविष्कार करने में लगा हुआ है। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और ये हमारे जो आविष्कार देख रहे हैं आज, तरह तरह के हम लोग मिसाइल, बम, तरह तरह की चीजों का जो क्या कर रहे हैं? आविष्कार कर रहे हैं, विज्ञान को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये विज्ञान एक दिन हमारे लिए चुनौती बन जाएगी। और हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। जितना आज आपको इस विज्ञान के चलते आपको जीवन सुखदाई है, यह पल पल विज्ञान आपको दुखदाई आपका जीवन बनाने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स मोरल बीइंग। आपको अपनाना है तो भारत की सभ्यता को अपनाना है, क्योंकि ये नैतिकता की चीजों को विकसित करता है। और यूरोपियन सिविलाइजेशन अनैतिकता, जो अवांछनीय है, जो वैज्ञानिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड से जिस चीजों का निर्माण हुआ है, उसके मार्ग पे, उसके पथ पे चलने के लिए प्रेरित करता है ये आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो हमें अपनाना है तो भारत की ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन को अपनाना है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये खत्म हो गया और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ वन वर्ड टू वर्ड हम लोग समझने वाले हैं, एक एक वर्ड हम लोग समझने वाले हैं।